अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को क्लोजली फॉलो करते हो तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये कंपनी एक एग्रेसिव ग्रोथ फेज से गुजर रही है और रिसेंटली जो Q4 और FY26 के रिजल्ट्स आए हैं वो काफी अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल नंबर्स को डीपली समझना चाहते हैं। इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। Q4 परफॉर्मेंस क्या थी, फुल ईयर FY26 नंबर्स क्या कह रहे हैं, मार्जिन्स का बिहेवियर कैसा रहा, बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल लगती है या सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पाइक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पर कोई बाय या सेल सजेशन नहीं दिया जा रहा, हम सिर्फ नंबर्स को ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम एक क्विक स्नैपशॉट देखें तो FY26 में कंपनी ने 3,331 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के 1,597 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में मोर देन डबल है, मतलब रफली 108% का ग्रोथ, जो कि किसी भी मैच्योर बिजनेस के लिए काफी एग्रेसिव माना जाता है। EBITDA 641 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है और पैट 478 करोड़ रुपीस रिपोर्ट हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी हाई ग्रोथ के बावजूद मार्जिन्स कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुए। EBITDA मार्जिन अराउंड 19.24% और पैट मार्जिन 14.37% के आसपास मेंटेन रहा, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रही, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी को भी बैलेंस कर रही है। ये नंबर्स हमें ये भी बताते हैं कि बिजनेस एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है और डिमांड एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो के इतनी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। अब अगर हम स्पेसिफिकली Q4 FY26 की बात करें तो ये क्वार्टर काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने 1,102 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, जो Q4 FY25 के 476 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में लगभग 131% का जंप है, मतलब एक साल में रेवेन्यू मोर देन डबल हो गया सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि एग्जीक्यूशन स्पीड काफी एक्सेलरेट हुई है। लेकिन यहाँ एक सटल ऑब्जर्वेशन भी है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। EBITDA 206 करोड़ रुपीस रहा, जो कि ग्रोथ तो दिखा रहा है, लेकिन जब हम मार्जिन्स को देखते हैं तो EBITDA मार्जिन Q4 FY25 के 26.51% से गिरकर Q4 FY26 में 18.76% पार आ गया है, जो एक नोटिसेबल कंप्रेशन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी ने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूट किए हैं जहां मार्जिन्स कंपैरेटिवली लोअर होते हैं, या फिर इनपुट कॉस्ट्स या एग्जीक्यूशन कॉस्ट्स में कुछ प्रेशर रहा हो, जो EPC बिजनेसेस में कॉमन होता है जब आप रैपिडली स्केल करते हो। फिर भी पैट 155 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो कि 66% का ग्रोथ दिखता है, मतलब इवन विद मार्जिन प्रेशर एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। अगर हम फुल ईयर FY26 को डिटेल में एनालाइज करें तो पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि रेवेन्यू 3,331 करोड़ रुपीस तक पहुंचना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एग्जीक्यूशन स्टोरी है जो पिछले 2-3 सालों में ग्रेजुअली बिल्ड हुई है। FY25 का रेवेन्यू 1,597 करोड़ रुपीस था और उसके बाद डायरेक्टली डबल होना ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक था जो सक्सेसफुली कन्वर्ट हुआ, और रिन्यूएबल सेक्टर में जो डिमांड बूम चल रहा है उसका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी को मिला। EBITDA 310 करोड़ रुपीस से बढ़कर 641 करोड़ रुपीस हो गया, जो अगेन 100% प्लस ग्रोथ है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फुल ईयर EBITDA मार्जिन स्टेबल रहा अराउंड 19%, मतलब Q4 में जो मार्जिन डिप दिखा वो पूरे साल का ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक क्वार्टर स्पेसिफिक इफेक्ट हो सकता है। पैट 228 करोड़ रुपीस से बढ़कर 478 करोड़ रुपीस हो गया, जो 109% ग्रोथ है, और पैट मार्जिन भी स्टेबल रहा अराउंड 14%, जो इंडिकेट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है। अगर हम थोड़ा और डीप डाइव करें कॉस्ट स्ट्रक्चर में तो सबसे बड़ा कंपोनेंट है EPC कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट,
जो FY26 में 2,605 करोड़ रुपीस था कंपेयर टू 1,238 करोड़ रुपीस इन FY25, और ये इंक्रीज नेचुरल है क्योंकि रेवेन्यू भी डबल हुआ है, लेकिन ये भी क्लियरली दिखता है कि बिजनेस एसेट लाइट होने के बावजूद एग्जीक्यूशन हैवी है, जहां रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जरूरी है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिलेटिवली कंट्रोल्ड है 48 करोड़ रुपीस के आसपास, जो शो करता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब रेवेन्यू ग्रो हो रहा है विदाउट प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट्स। फाइनेंस कॉस्ट एक और इंटरेस्टिंग मेट्रिक है क्योंकि वो 14.8 करोड़ रुपीस से रिड्यूस होकर 13.2 करोड़ रुपीस हो गया डिस्पाइट बिजनेस एक्सपेंशन, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी का डेट मैनेजमेंट एफिशिएंट है और ग्रोथ हेविली डेट फंडेड नहीं है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अब अगर हम बैलेंस शीट की तरफ देखें तो ये भी काफी इम्प्रेसिव है क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड्स 454 करोड़ रुपीस से बढ़कर 933 करोड़ रुपीस हो गए हैं, मतलब नेट वर्थ ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जो रिटेन अर्निंग्स और प्रॉफिट ग्रोथ का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। टोटल एसेट्स भी 1,120 करोड़ रुपीस से बढ़कर 2,373 करोड़ रुपीस हो गए हैं, जो क्लियरली शो करता है कि कंपनी स्केल अप कर रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैश पोजीशन, जो 26 करोड़ रुपीस से बढ़कर 71 करोड़ रुपीस हो गया है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो 286 करोड़ रुपीस पॉजिटिव है, जो ये प्रूव करता है कि कंपनी सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं दिखा रही बल्कि एक्चुअल कैश जनरेट कर रही है। ग्रोथ कंपनीज में ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है क्योंकि कई बार कंपनीज रेवेन्यू ग्रो करती है लेकिन कैश फ्लो वीक होता है, लेकिन यहाँ सिचुएशन रिलेटिवली हेल्दी लग रही है। अगर हम बिजनेस मोमेंटम और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने सिर्फ एक साल में ग्रोथ अचीव नहीं की, बल्कि पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली स्केल किया है, जहां रेवेन्यू 351 करोड़ रुपीस से बढ़कर 3,331 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है विद इन 3 इयर्स, जो रफली 10x ग्रोथ है, और ये किसी भी सेक्टर में एक्सेप्शनल माना जाता है। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और लार्ज स्केल ईपीसी प्रोजेक्ट्स है, जैसे 1000 मेगावाट्स, 2000 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स, जो इंडिकेट करते हैं कि कंपनी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर चुकी है, और ये कैपेबिलिटी फ्यूचर ग्रोथ का बेस बन सकती है। अगर ब्रॉडर इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट को समझे तो इंडिया का रिन्यूएबल सेक्टर एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज में है, जहां गवर्नमेंट का टारगेट है कि सोलर कैपेसिटी को 2030 तक 280 गीगावाट्स तक ले जाया जाए, जो करंट लेवल से काफी ज्यादा है, और इस ट्रांजिशन के लिए ईपीसी कंपनीज का रोल क्रिटिकल होता है क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड एग्जीक्यूशन वही करती है। इसका मतलब ये है कि वारी जैसे प्लेयर्स एक ऐसे सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं जहां डिमांड विजिबिलिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और पॉलिसी सपोर्ट भी मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल पिक्चर बैलेंस लगती है, जहां एक तरफ कंपनी ने एक्सप्लोसिव रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की है, मार्जिन्स को लार्जली स्टेबल रखा है, बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन किया है और कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन किया है। लेकिन दूसरी तरफ Q4 में मार्जिन कंप्रेशन एक सिग्नल देता है कि रैपिड स्केलिंग के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, स्पेशली ईपीसी टाइप बिजनेसेस में जहां एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। इसलिए ये एक क्लासिक हाई ग्रोथ स्टोरी है जहां नंबर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का असेसमेंट फ्यूचर एग्जीक्यूशन और मार्जिन स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स पसंद है जहां हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि नंबर्स के पीछे की स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कि नेक्स्ट कौन सा कंपनी रिजल्ट आप एनालाइज करवाना चाहते हो।